अस्सलाम वालेकुम। दिस इज द सेकंड सेशन। पहले लेक्चर में जब हमने क्लास में एक फिजिकल लेक्चर लिया था अंदर दैट फिजियोलॉजी ऑफ द स्लीप, तो उसमें से कुछ स्लाइड्स जो है हमारे रह गए थे, उस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उस स्लाइड्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि इस लेक्चर में पहले हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा हम रिकैप करने के बाद एक रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम जो थ्योरीज ऑफ स्लीप है, जो जहां पर हमने पिछले लेक्चर में स्टॉप किया था, वो आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सही। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें कि स्लीप जो है, सबसे पहले हमने बात की थी स्लीप और कोमा के बारे में। सो द मेन थिंग इज दैट कि टाइम मेंशन नहीं होता कि हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम द पर्सन विल arouse from the coma, but in sleep we can estimate the time. Secondly, there is no response to the stimulus in the coma, while there is maybe a response to the stimulus in the sleep. हमने डिस्कस किया था there are two types of sleep, the uh, rapid eye movement sleep and the non-rapid eye movement sleep. The non-rapid eye movement sleep, which is also known as the non-REM sleep, are also known as the slow wave sleep. It is that sleep which is also known as the deep sleep, जिसमें द पर्सन जो है completely जो है इतना ब्रेन वेव्स इनके स्लो से स्लो हो जाते हैं, or mostly there is no such response to the stimulus. While in the rapid eye movements, there is rapid movements of the eye, and that's why it is known as the REM. और इन दोनों मोमेंट्स स्लीप की टाइप्स जो हैं, दे रिपीट देयर सेल्फ इन अ साइकिल. नॉर्मली द स्लीप साइकिल इज अप 2 आवर, जिसमें से तकरीबन 30 मिनट जो हैं ये रैपिड आई मूवमेंट या आरईएम स्लीप होती हैं, और 90 मिनट जो हैं ये स्लो वेव स्लीप होती हैं। और हर 2 घंटे के बाद जो है ये एक स्लीप साइकिल जो रिपीट हुई। सो वी कैन से कि हर 90 मिनट के बाद जो है ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है ये रिपीट होती है। 25% स्लीप टाइम का मतलब ये है कि अगर सपोज हम एक साइकिल की बात कर ले, तो एक साइकिल में अगर हम 4 हिस्सों में कर ले 120 मिनट्स, तो 30 30 एंड देन 30 तो दैट मेक 120। तो इनमें से एक 30 जो है, दिस इज 25%, दैट इज इक्वल टू द rapid eye movement sleep, and the remaining 330, which is the 75%, this is the deep sleep. इसी तरह आप जितनी भी स्लीप साइकिल्स के हिसाब लगा ले, सपोज इफ समवन स्लीप फॉर द फॉर स्लीप साइकिल, तो उसकी टोटल जो आरईएम स्लीप हो जाएगी, दैट इज 30 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 4, विच मेक द 120 मिनट। एंड इसी तरह आप जो है 90 को 4 में मल्टीप्लाइड करें, तो दैट विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट 360 मिनट। तो ये जो मिनट से, इसी तरह अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले, so that 120 minute would be equal to 25 minute, and 360 will be equal to the 75 percent sleep. So overall we can say that during the that sleeping time, that sleeping time, 75% is the slow wave यार sleep, थोड़ी सा 25% is the REM sleep. Okay. इसके बाद जो है हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें, ब्रेन वेव्स को डिस्कस किया था कि हमने ब्रेन वेव्स में आपके लिए जरूरी ये है कि इसकी जो साइकिल पर सेकंड, ये सीपीएस जो है, इसका मतलब है साइकिल पर सेकंड, ये इसको आप हर्ट्ज कह सकते हैं। तो इसकी जो ये वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे स्लो वेव जो है दैट इज लेस देन 3 साइकिल पर सेकंड, दिस इज द डेल्टा। एंड सबसे हायर जो है साइकिल पर सेकंड, दैट इज द बीटा। ओके, हम इसको ऐड कर देते। सो बीटा जो है दे आर द ब्रेन वेव्स विच हैविंग द हाईएस्ट साइकिल पर सेकंड, दैट इज 13 प्लस। एंड डेल्टा दे हैव द लोवेस्ट विच इज द लेस 0.5 से 3 साइकिल पर सेकंड। एंड दिस इज इक्वली एक्टिव इन द deep wave sleep, या deep brain wave sleep, or the deep sleep, or the NREM sleep. While theta wave, this is almost present in the non-REM sleep. This is mutually convergent between the waves. When we are completely active and we have a very active and concentration toward a specific event, then we are in the beta. And normally, when we are relaxed, we don't have any concentration or specific issue where we are very conscious, then this is in the
अल्फा विच इज एक्चुअली द, और यही यहाँ पर होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी जो इसमें बनते हैं। इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा होती है और रैपिड होती है, क्योंकि इसमें ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स होता है। जबकि बीटा में जो है वहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये इसमें यूज होती हैं बीटा में। सही। These are the characteristics of the slow wave sleep. These are the characteristic of the non-REM sleep. The REM sleep, the rapid eye movement sleep, जो हमने डिटेल से डिस्कस की थी in the previous lecture. These are the another characteristic of the चूंकि ये रैपिड आई मूवमेंट इसमें होती हैं, सो एक चीज जिसमें याद रखें कि इसमें जितने भी तकरीबन बॉडी की पैरामीटर्स होते हैं, इंक्लूडिंग द रिस्पिरेटरी रेट, इंक्लूडिंग द हार्ट रेट, इंक्लूडिंग द ब्लड प्रेशर, ये सब के सब जो हैं ये अनस्टेबल हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। और मोस्टली दिस इज द पोजीशन जहाँ पे हम अक्सर जो है बॉडी मूवमेंट्स भी करते हैं, जहाँ पर हम करवट बदलते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द rapid eye movement sleep, and this is actually that part of the sleep जहाँ पर usually हम dreams देखते हैं। This is actually the sleep जहाँ पे अक्सर हम we are sleeping but still we are aware what is happening there। हम बाहर से आवाज हमको सुनाई देता है, और थोड़े से हम जाग जाते हैं, रोशनी का जो है हमें थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। किसी की चलने की जो है हम महसूस कर लेते हैं कि someone was walking there, someone was knocking at the door and someone was talking there, तो but we are sleeping again जो है we are have some sense of these stimulus, so that mean we are in the REM part of the sleep. When we are in the non-REM part, so usually there is deep brainwave sleep, and each and everything in the body they are stable, they are regular, and this is the place जहाँ पे अब हमारी बहुत सारी बॉडी जो है ये रिस्टोरेशन होती है, इसमें इसमें सेल डिवीजन होती हैं, जिसमें बॉडी जो है अपने आप को रिकवर कर लेती है टू द नेक्स्ट डे। So it was all about the types of the sleep. This is actually the comparison between the REM and the non-REM sleep. Rapid eye movement is present, absent. Dreams present and absent. Muscle twitching that is present in the REM sleep, जिसे मैंने discuss किया, and they are absent in the non-REM. Heart rate, blood pressure, respiration, and the body temperature, they all are unstable. They are fluctuating at the REM sleep while they are stable in the non-REM. Neurotransmitters जो हैं, if they are non-adrenaline in the REM sleep, and the neurotransmitter and the neurons, they are adrenergic neurons, they are active and they are shooting there in the REM sleep. At the same time, when we are in the non-REM sleep, so usually the cholinergic neurons and most importantly the serotonin, they are active. There are two types of neurons, they are active in the non-REM. This is the non-REM serotonin, while in the REM sleep usually there are the cholinergic neurons and as well as the non-noradrenaline. Serotonin, which means those neurons which will release the serotonin is a neurotransmitter. They are known as the serotonergic neurons, and usually they are active in the non-REM sleep. सो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था, थोड़ा सा अंदर रिवाइज कर दिया हमने, डिटेल से प्रीवियस से बात की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थ्योरीज ऑफ द स्लीप, दैट व्हाई वी आर स्लीपिंग, व्हाट आर द रीजंस, एंड इफ वी डोंट स्लीप तो क्या मसले होगी। साथ साथ हम रेगुलेशन ऑफ स्लीप पर बात करेंगे, कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल सेंटर्स हैं, न्यूक्लियाई है इन द ब्रेन विच कंट्रोल द स्लीप, और उसमें अगर डैमेज हो जाए तो व्हाट हैपन। और उसके बाद जो है हम थोड़ी सी स्लीप की जो इफेक्ट्स होते हैं कि हम सोते हैं, एक्चुअली क्या होता है हमारी बॉडी में, द पॉजिटिव इफेक्ट जो है, द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द स्लीप, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वैसे एक जनरली बात, ये लिटरेचर में स्टिल जो है यहाँ पर कोई भी थ्योरी पर एग्जैक्ट कंसेंसस नहीं है दैट दिस इज द एग्जैक्टली द रीजन व्हाई वी स्लीप, बट मल्टीपल, यहाँ पे हम जो थ्योरीज अभी डिस्कस करेंगे, दीज आर दोज थ्योरीज जिसको मल्टीपल साइंटिस्ट, मल्टीपल लिटरेचर, मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल एक्सपर्ट जो है इसको मानते हैं। दो देयर मे बी सम क्रिटिसिज्म ऑन देम, बट स्टिल जो है मेजॉरिटी ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द साइंटिस्ट दे आर एक्सेप्टिंग दीज थ्योरीज। उनमें सबसे पहले जो है दिस इज द रिपेयर एंड रिस्टोरेशन थ्योरी ऑफ स्लीप। अब
इस थ्योरी में वी कैन सी देयर आर टू वर्ड्स, द रिपेयर एंड द रिस्टोरेशन। जिस दिन भर हम काम करते हैं, हम सुनते हैं, हम बात करते हैं, हम लिखते हैं, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट सेल्स जो है दे आर इन एक्शन। सो इसी दौरान जो है बहुत सारे सेल्स जो हैं ये डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे प्रोटीन जो है वो यूज हो जाते हैं, प्रोटीन की एक्सपेंडिचर हो जाती है, और साथ साथ जो है एनर्जी जो है यानी पूरी बॉडी जो एक्शन में हो जाती है। सो व्हेन देयर इज बॉडी इज एन एक्शन, सो ऑब्वियसली द बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है ये ड्यूरिंग द यूज जो डैमेज हो जाते हैं, स्पेसिफिकली सेलुलर लेवल पे हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये रात को इंक्रीज होती है, ये तो सबको पता है, और ये इस थ्योरी को एक किस्म की फकूयत देती है, वी कैन से दैट स्ट्रेंथ दे देती है, थोड़ी सी उसकी तरफ स्ट्रेंथ सपोर्ट कर देते हैं कि वाई दिस इज नोन एज द रिपेयर इंस्टोरेशन। कि दो चीजें होती है, एक अगर हम देखें प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये ड्यूरिंग द स्लीप जो है या रात को जो है ये बहुत ज्यादा तेज होती है, एक्टिव होती हैं। दूसरी अगर आप सेल डिवीजन की तरफ देखें विच इज एक्चुअली द प्रोलिफरेशन जो है, माइटोसिस जो है, ये भी जो है रात को जो है व्हेन वी आर स्लीपिंग ये बहुत रैपिड स्पीड के साथ होती है। सो ये दो चीजें जो ड्यूरिंग द स्लीप या ड्यूरिंग द नाइट होती हैं, द प्रोटीन सिंथेसिस एंड दैट सेल डिवीजन दैट सपोर्ट दिस थ्योरी। So according to this theory जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं, जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए या उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए, इन दोनों के लिए वी शुड स्लीप। और हम जब स्लीप कर हम सो जाते हैं तो उसी दौरान जो है ये रिस्टोरेशन भी हो जाती है। रिस्टोरेशन मीन द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड वन विद द न्यू वन, रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज वन जो उसकी रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं है, उनको उनको रिप्लेस किया जाता है। दिस इज द रिस्टोरेशन एंड द रिपेयर मीन कि जिनमें अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ कमी आई है किसी जगह पर, किसी स्ट्रक्चर्स या पैरामीटर्स की कमी है, कोई न्यूट्रल्स की कमी है, तो उसको वहाँ पे डिवीजन के जरिए वहाँ पे पूरी की जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपेयर एंड रिस्टोरेशन थ्योरी ऑफ द स्लीप, स्लीपिंग जो है इट इज एसेंशियल फॉर रिस्टोरिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट कीप द बॉडी एंड द माइंड हेल्दी एंड प्रॉपरली फंक्शनिंग। यानी वो तमाम प्रोसेस जिससे हम काम करते हैं, अगर उसको हम स्लीप नहीं करेंगे तो इस सब को एक न दिन जो है इसमें ऑब्वियसली दे हैव टू एन एंड। सो इसको रिप्लेस करने के लिए उन स्ट्रक्चर्स को, उन सेंटर्स को जो एक्चुअली इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको अगर हम दोबारा से रिप्लेनिश ना करें, उसको हम दोबारा से उसको रिफ्रेश ना करें, उसको हम दोबारा स्टोर ना करें, तो इन प्रोसेस को जो है ये प्रॉपरली पर एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाएगा। This theory suggests that non-REM sleep is important for restoring physiological function. This is very important. And the REM sleep is essential in the restoring the mental function. Non-REM, which is actually the deep wave sleep, the deep sleep, which is actually the largest part of the body, largest part of the sleep. This is actually 75% of the total sleep that is usually used to restoring the physiological function, and the 25% of the sleep, that is the REM sleep, that is being used for the restoring the mental function. So इन दोनों की जो restoration होती है ये during the sleep होती है, but the physiological function they are restored during the deep sleep, and the mental function they are restored during the REM sleep. Support for this theory is provided during the sleep. The body increase its rate of cell division and protein synthesis. जो अभी हमने डिस्कस कर दिया कि इस थ्योरी के सपोर्ट में जो एविडेंस है कि व्हाई दिस देयर इज रिपेयर इन रिस्टोरेशन थ्योरी, because both the cell division through the mitosis known as the proliferation, the increase in the number of cells that is being occurred during the night, and as well as the protein synthesis. The next theory, which is again accepted by majority of the scientists and which is very important in that sense, known as the waste removal system. And in October 2013 issue of the journal Science, article was published, and in that article, the researcher published the result of a study indicating that the brain utilizes sleep to flush out waste toxin. Yani during the day when we are active, when we are executing different function, तो उस ड्यूरिंग एक्टिविटीज में हमारी बॉडी में बहुत सारी
पॉइजनस सब्सटेंसेस विच आर नोन एज द टॉक्सिन, ये प्रोड्यूस होते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं। और ये मुसलसल जो है ये बनते रहते हैं, जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे हम कोई एक्शन करते हैं, जितनी प्रोसेस हम करते हैं ड्यूरिंग दैट अवेकफुलनेस टाइम, सो देयर इज प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ दीज टॉक्सिन। लेकिन जब हम सोते हैं तो तमाम प्रोसेस जो हम डे टाइम में हम अवेक टाइम में हम कर रहे थे और रुक जाते हैं। सो देयर इज एन सेसेशन ऑफ दोज प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन। सो यहाँ पर इनको रिलीज होने का, इनको एक्सक्रीट होने का मौका मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे और नहीं बनते, सो जो बन जाते हैं ये ड्यूरिंग द स्लीप जो है ये रिमूव हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम स्लीप नहीं करते, खास टाइम के बाद हम नहीं सोते, तो होता ये है कि देयर इज एबनॉर्मल लेवल तक पहुंच जाते हैं ये जो टॉक्सिन है, प्रोड्यूशन, और इसकी चूंकि रिमूव नहीं होती, तो बॉडी में इनकी एक्युमुलेशन जो है एक हाई लेवल तक पहुंच जाती, जिसके बाद जो है द बॉडी इज अनेबल टू एग्जीक्यूट द डिफरेंट फंक्शन। इवन द मेंटली जो है बंदा थोड़ा सा जो है कमजोर हो जाता है, कैलकुलेशन वाइज द बाकी जो इंटेलेक्चुअली जो है पर्सन बिकम टू वीक, और समटाइम जो है ये दिस continuous wakefulness because of some disease, that pathological condition that may also lead to the death of that person. So according to this theory, sleeping is very necessary to remove, to flush out these toxin outside the body. We should sleep. This waste removal system that suggests is one of the major reason why we sleep. For more detail, if you want, this is actually the link of that article in which it was discussed that toxins they are removed during the sleep, and that's why we have to sleep to remove and to excrete, to flush out all those toxins which have been produced during the wakefulness time. The next theory that is known as the active inhibitory process. इससे पहले हमने दो थ्योरी डिस्कस की। पहली थ्योरी के मुताबिक जो है there is repairing and restoration of the different parts of the cellular level पे, that's why we sleep. The second theory was कि there are production of the toxin during the wakefulness time and that have to remove, that's why we have to sleep. The third theory is known as the active inhibitory process. पहले इस थ्योरी का नाम होता था द पैसिव थ्योरी ऑफ स्लीप। और पैसिव थ्योरी ऑफ स्लीप का मतलब ये है कि जैसे सिंपल बंदा काम करते हैं और थक जाते हैं और थोड़ा सा लेट जाता है, इसी तरह ये पैसिव थ्योरी का मतलब ये था कि बस ब्रेन काम करता है और फिर उसके बाद जो है फटीग हो जाता है, यानी ये थक जाता है, दैट्स वाई उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, एंड दैट सिंपली रेस्ट के दौरान हम सो जाते हैं। सो एंड फिर जब इसकी फटीगफुलनेस खत्म हो जाती है, ये दोबारा से एक रिफ्रेश हो जाता है, फिर हम जाग जाते हैं, फिर हम काम शुरू करते हैं। इस तरह एक साइकिल जो है ये जारी रहती है। So that was called as the passive theory of sleep. But later on, it was described. It was scientists ने ये कहा कि नहीं, इस that is not like that simple कि बस ब्रेन सेंटर्स और पूरी ब्रेन जो है ये, या रास जो है, रास का क्या मतलब है, दिस इज द एक्टिवेशन सिस्टम, हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है रास को, उसको समटाइम इसको, चूंकि इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम फ्रॉम दैट मिड ब्रेन टू द पोंटाइन एंड टू द medullary area, that reticular system is present. So sometimes it is also known as the IRAS, which means the ascending reticular activation system. Remember this RAS, which is the reticular activation system, that is actually very, very important. And this is behind the wakefulness. ये जो हम arousal state में होते हैं, हम wakefulness में होते हैं, हम जागे होते हैं. So that is just because of this RAS, which is actually the reticular activation system. तो चूंकि ये रास जो हमें जागते रहने के लिए ये यूज होता है, और ये हमें दैट कीप अस अवेक, ये थक जाता है एंड देन इट्स जस्ट वांट सम रेस्ट। सो जब ये इनएक्टिवेट हो जाता है, सो ड्यूरिंग दैट इनएक्टिवेशन जो है वी देयर इज नो अवेकफुलनेस, हम सो जाते हैं। फिर जब ये दोबारा ताज़ा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सो रास बिकम अगेन एक्टिव and again we are in the, but later on it was suggested that actually इस तरह नहीं है, there are specific centers जो एक साइकिल के बाद जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, स्लीप सेंटर एंड द
अवेकफुलनेस, दोनों के अपने अलग अलग सेंटर्स है। और ये इस तरह एक स्पेसिफिक प्रोसेस यानी फीडबैक के जरिए एक सेंटर को जो है डिप्रेस किया जाता है, दूसरा एक्टिवेट हो जाता है, फिर जो अवेकफुलनेस सेंटर ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है, और स्लीप सेंटर जो है ये डीएक्टिवेट हो जाता है। तो फिर ये प्रोसेस को दिया गया द एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस। And this is not because of the just the rest of the RAS. This is not just because of that simple inhibition, or we can say that the rest of the fruitfulness of that RAS. Bulky, there is a separate system which actually activates, so we sleep. And when there is the wakefulness system deactivate, and there is activation of the sleep center, and so jate hain. So then this theory was called as the active inhibition process, or the active inhibition theory. It was later proved that sleep is caused by an active inhibitory process. Once that there seemed to be a center located below the midpointine level of the brainstem that is required to cause sleep by inhibiting other parts of the brain. So remember the location of that. एक तो आपने कहा कि रास है, जो अपोजिट ऑफ द रास है दैट इज एक्चुअली पोन्टाइन के नीचे एक सेंटर है, जो एक्चुअली व्हेन इट इज एक्टिवेटेड तो ये पूरी सारी ब्रेन पार्ट्स को इनहिबिट कर लेते हैं। जब उस ब्रेन पार्ट्स को, जितने भी इसके ऊपर पार्ट्स होते हैं, इसको इनहिबिट किया जाता है, सो हम सो जाते हैं। सो दैट इज एक्चुअली नोन एज द एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस। इनहिबिटरी इसलिए कहते हैं कि दिस सिस्टम, दिस सेंटर जो है, it actively inhibit all the other parts of the body, and hence there is no such wakefulness, there is no such execution of the different process, and we fall into sleep. So these theory, they are very very acceptable in the literature. There are many other theories as well, but these theories, they are very important and acceptable by the majority of the scientists. Now we will discussing the another topic. This is the neuronal center causing the sleep. यानी कहाँ कहाँ पे sleep centers है जो हमारी sleep को regulate करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे the referring nuclei in the lower half of the pons and medulla. It is present in the brainstem and in the lower part. Yani we can say that the inferior brainstem, that is known as the referring nuclei. Nerve fibers from these nuclei that spread in the brainstem reticular formation, which is equally the ROS, and not only in the ROS, in the thalamus, the hypothalamus, and as well as in the limbic system. It also extend downward turn, यानी ये ऊपर की तरफ भी जो है अपने फाइबर्स को इससे स्प्रेड होते हैं, और नीचे जो है यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में भी जो है ये अपने फाइबर्स न्यूरॉन्स को जो है ये भेज देता है, और वहाँ पे ये पोस्टीरियर हार्न्स ऑफ द स्पाइनल कार्ड पे जो है भेज देते हैं। चूंकि पोस्टीरियर हार्न ऑफ द स्पाइनल कार्ड पे वहाँ पे सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं ये तमाम के तमाम वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है उसको पैगाम दे रहे थे। तो एक्चुअली इट इनहिबिट दैट एरियाज जहाँ पे ये देयर इज द कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन। सो पोस्टीरियर हॉर्न, रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये रेफरेंस न्यूक्लियाई जो है व्हेन इट एक्सटेंड डाउनवर्ड अपने जो न्यूरॉन्स है, तो ये कहाँ तक अपनी न्यूरॉन्स जो है पहुंचाता है इन द स्पाइनल कार्ड, इन द posterior horn of the spine. There are three horns: the lateral horn, the interior horn, and the posterior horn. Remember, interior horn is that place जहाँ पे motor neuron जो है ये terminate, upper motor neuron terminate होते हैं, जहाँ से lower motor neuron originate करते हैं. Lateral horn are those part of that spinal cord जहाँ से autonomic nervous system, which is both the we can say that the autonomic nervous of the sympathetic nervous system जो है ये originate करती हैं from the lateral horn of the spinal cord, while in the posterior horn जो है there is the termination of the nuclei from the referring nuclei. Many nerve endings, they also secrete serotonin. Serotonin is actually a sleep causing neurons, and the neurons which secrete serotonin are known as the serotonergic neuron. Stimulation of some areas in the nucleus of the tractus solitarius that can also cause sleep, and several regions in the dansepilon, such as the rostral
portion of the hypothalamus, they are also involved in the sleep process. यहाँ पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम फिर आगे चलेंगे towards the other centers, and as well as we were discussing, given there is damage to these centers, so what will happen? You can raise your hand as well as आप जो है चैट भी में भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है कोई भी आप यहाँ पे नाम लेके और फिर उसके बाद जो है आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। ओके, सो हम आगे चलते हैं। रेगुलेशन ऑफ द स्लीप। अच्छा, यहाँ पे अगर इस रेफ न्यूक्लियाई में कोई लेजन हो जाती है और स्पेसिफिकली अगर बायलैटरल हो जाए तो फिर तो बहुत जो है नुकसान नुकसान ही हो कि पर्सन जो है, चूंकि रेफ न्यूक्लियाई हैज वेरी वेरी active during the causing of the sleep, but if there is lesion in the sleep, so obviously it will lead to the high state of the wakefulness. So lesion in the ref nuclei lead to the high state of the wakefulness. Bilateral lesion in the medial rostral suprachiasmal area. Suprachiasmal mean जो वहाँ पे that is crossing होती है between the pyramidal layers. So उस area को कहा, उससे ऊपर जो area होता है, that is known as the suprachiasmal area. Rostral mean that is the posterior and the back area जो है, and medial तो आपको जानते हैं कि medial rostral suprachiasmal area in the interior hypothalamus, that also called wakefulness. So in wakefulness these are some of the pathological state जहाँ पे pathologically जो है in this condition when the person is unable to sleep is known as the insomnia. In both cases, when there is lesion in the ref nuclei or when there is lesion in the that suprachiasmal area in the interior hypothalamus, what happens? The excitatory reticular nuclei of the mesencephalon, which is the midbrain, and upper pons become released from inhibition. और जब ये inhibition उससे रिलीज होते हैं, so obviously उसके रिजल्ट में क्या होगा? They will be wakefulness. क्योंकि जब ये इनहिबिट हो जाते हैं, ये सेंटर जो है, जो एक्साइटेड रेटिकुलर न्यूक्लियाई है, व्हेन इट इज एक्टिव, यानी उसमें इसको इनहिबिट किया जाता है। एक्टिव है तो हम सो एक्टिव रहते हैं, व्हेन देयर इज इनहिबिटेड तो हम सो जाते हैं। बट ड्यूरिंग इन बोथ केसेस ये जो एरिया है द एक्साइटेड रेटिकुलर न्यूक्लियाई इट रिलीज्ड फ्रॉम इनहिबिशन, इसको इनहिबिट नहीं किया जा सकता, तो दैट्स व्हाई वी विल स्लीप। And sorry, we will just keep that awake, and वहाँ पे they will lead to the intense wakefulness. अब क्वेश्चन ये है कि REM sleep की causes क्या हैं? So still in the literature the cause are not understood very clearly, that the rapid eye movement sleep क्यों होती है and why there is movement of the rapid eye. कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो REM स्लीप की जो प्रोपोर्शन है विच इज नॉर्मली 25%, इसको इंक्रीज कर देते हैं। देयर आर सम ड्रग्स विच इंक्रीज दिस प्रोपोर्शन लाइक द पेलोकार्पिन। Large acetylcholine secreting neurons in the upper brainstem reticular formation through their extension fibers. They also activate many portions of the brain, hence increase the REM sleep. There are different positions when we sleep, so because sleep is essential, तो किसी भी टाइम जो आ जाती है तो वी हैव टू स्लीप। अब साइकिल की बात करते हैं कि ये किस तरह जो है ये साइकिल आती है बिटवीन द स्लीप एंड वेकफुलनेस। तो एक तो हमने वहां पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि देयर इज बिकॉज ऑफ द फीडबैक ऑफ द एंटायर बॉडी, कि वहां पर पता चल जाता है कि नाउ देयर इज टाइम टू स्लीप, सो नींद आ जाती है। फिर देयर इज again check feedback to the body that lead to the activation of that wakefulness center, lead to the end of the sleep. The reticular activating system, or which simply known as the ascending reticular activating system, the ARAS, or the ARAS is an area of the brainstem responsible for the regulating arousal and sleep-wake transition, जो अभी हमने explain कर दिया। In the sleep centers, they are not activated. The mesencephalic and upper pontine reticular
activating nuclei are released, which allows the reticular activating nuclei to become spontaneously active. This excites both the cerebral cortex and the peripheral nervous system, both of which send numerous positive feedback signal back to the same reticular activating nuclei to activate them still further. और जब तक ये उसको ये फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक देते रहेंगे वहां पर जो है हम वी विल बी अवेकफुलनेस। और जब यहाँ पे ये फीडबैक बंद हो जाती हैं सो देयर इज inhibition of these reticular activating system and hence it causes the sleep। और जब ये wakefulness जो एक बार स्टार्ट हो जाए ना तो फिर ये खुद को सस्टेन रखते हैं बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूस जैसे हमने प्रीवियसली बिकॉज ऑफ दैट बैक टू बैक जो है ये सेंड दोबारा बैन अगेन कंटिन्यूसली उसको सेंड कर देते हैं इस पॉजिटिव फीडबैक को देम स्टिल फर्दर। और ये जितनी फर्दर यानी अप टू 6 आवर 8 आवर 10 आवर 12 आवर्स डिपेंड करता है। और फिर जो है ये वेकफुलनेस स्टेट जो है ये मेंटेन रखती है। After the brain remains activated for many hours, the neurons themselves in the activating system become fatigued, which lead to the sleep. These are sleep centers, important for the MCQ point of view, that in the hypothalamus, the anterior center is for the anterior part of the nuclei, jo hai, hypothalamus that is responsible for the wakefulness, while the posterior hypothalamus is for the sleep. Similarly, reticular formation below the mid-pontine area, that they will lead towards the cholinergic and synergic sleep. So ओके, तो हम बात कर रहे थे रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया जो है तो इसमें स्लीप के दौरान देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिव, वन इज द कोलिनर्जिक एंड द अदर इज द सेरोटोनर्जिक। तो कोलिनर्जिक जो है ये आरईएम स्लीप के लिए यूज होती हैं व्हेन दे आर एक्टिव, सो दे आर आरईएम स्लीप इज हैपन एंड व्हेन serotonergic neurons they are active, so there is the non-REM sleep serotonergic, which mean it will release the serotonin, and the cholinergic, which means they will release the acetylcholine. When there is adrenergic, non-adrenaline releasing neutron releasing neurons, they are active, so it will lead to the wakefulness. These are the physiological effects of the sleep. Plasma volume decreases, heart rate decreases, यानी जब हम सो जाते हैं तो एक्चुअली वो हमारे बॉडी में ये चेंजेस आते हैं, ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, rate and force of respiration decreases, salivary secretion decreases, secretion of gastric juice there does not alter or slightly increases, formation of the urine decreases, sweat secretion increases, lacrimal secretion decreases, muscle tone and reflexes decreases except the ocular muscle. अच्छा, इसके दो मेन इफेक्ट्स हैं। हम जब बस ऑलमोस्ट हम खत्म करने जा रहे हैं सेशन को। जब हम सोते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, one is actually on the body and one is actually on the nervous system. Nervous system is very important. बाकी बॉडी जो है ये भी जैसे आप देखें ना, जैसे आप कोई एक्टिवली आप कोई हाइकिंग पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा गेम क्रिकेट आप खेल लेते हैं या कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, तो आपको जब आप नींद बहुत अच्छे तो आप बहुत लंबी नींद ले लेते हो, आपकी बॉडी को फिर जरूरत पड़ती है तो उसमें आपकी बॉडी थक जाती है, सो योर बॉडी आल्सो नीड रेस्ट। लेकिन वो तो मैंने खुद फील बॉडी करा रेस्ट से इसके बाद। ज्यादा जो है हमारे ब्रेन को जो है इसको जो है रेस्ट जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई और नर्वस सिस्टम जो है दे नीड ए रेस्ट, दे नीड द स्लीप। और अगर हम सो नहीं पाते सो ऑब्वियसली देयर विल बी जो नर्वस सिस्टम जो है ये सही तरीके से फिर एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा। So the principal value of the sleep is to restore the natural balance among the neuronal centers, and that's why sleep is very very necessary to maintain that balance between the neuron center, and to keep the brain, keep the nervous system work normally and properly. The sleep is necessary. So that is the end of today's session. That is sleep physiology, which we discussed the difference between sleep and coma.
We discussed the types of sleep, REM and non-REM sleep. We discussed the brain waves. We discuss the different characteristic of the REM sleep and the non-REM sleep. Then we discuss the theories of the sleep, that why we are going to sleep. न्यूरल सेंटर हमने डिस्कस किया, रेगुलेशन ऑफ द स्लीप हमने डिस्कस किया, पैथोलॉजिकल लेजेंड जो है कहाँ कहाँ पर अक्सर होते हैं विच में लीड टू द इंटेंस wakefulness, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द स्लीप हमने डिस्कस किया, एंड द साइकिल बिटवीन the wakefulness and sleep. I think that will be clear to all of you. If you have any question, you may ask. Otherwise, we are going to stop this session.